यूनाइटेड किंगडम सालों तक दुनिया भर के टैलेंट के लिए एक अल्टीमेट ड्रीम डेस्टिनेशन, ग्लोबल फाइनेंस का हब, शानदार सैलरी और कमाल की लाइफस्टाइल। यही इमेज थी ना? लेकिन आज के हमारे इस विश्लेषण में हम इस चमचमाती तस्वीर के पीछे की एक ऐसी सच्चाई देखने वाले हैं जो आपको हैरान कर देगी। द ग्रेट ब्रिटिश एक्सोडस, यानी ये जो भारी पलायन हो रहा है वो एक बहुत बड़े, मैं कहूँगा ऐतिहासिक बदलाव का इशारा है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं और गहराई से समझते हैं कि आखिर इस ग्लोबल पावर हाउस के अंदर ऐसा क्या टूट गया है जिसने इसे आज इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। स्क्रीन पर दिख रहा है ये नंबर देखिए, 2,57,000। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है, ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। पता ये क्या है? ये उन ब्रिटिश नागरिकों की संख्या है जिन्होंने पिछले ही साल हमेशा के लिए अपना देश छोड़ दिया, और ये पिछले अनुमानों से लगभग 3 गुना ज्यादा हैं। जरा सोचिए, जब किसी देश के अपने ही नागरिक इतनी बड़ी तादाद में देश छोड़कर जाने लगे तो दिमाग में सबसे पहला सवाल यही आता है कि आखिर अंदर ऐसा क्या चल रहा है जिससे लोग इस कदर भाग रहे हैं। और यहीं पर हमें एक बहुत ही दिलचस्प लेकिन कड़वा विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ तो वो पुरानी ग्लोबल फाइनेंस सेंटर वाली चमकदार इमेज है जहां हाई पेइंग जॉब्स और करियर ग्रोथ के वादे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। एक्सपर्ट्स इसे सिस्टम फेलियर या साइलेंट क्राइसिस कह रहे हैं, और इतिहास गवाह है जब भी कोई बहुत मजबूत अर्थव्यवस्था अपने ही युवा, एजुकेटेड और स्किल्ड लोगों को खोने लगती है तो वो एक क्लासिक संकेत होता है कि कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है। नेशनल डिक्लाइन की शुरुआत अक्सर यहीं से होती है। आगे बढ़ते हैं हमारे पहले अहम पहलू की तरफ, सर्वाइविंग द कॉस्ट क्राइसिस। अब जरा आम इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी पर नजर डालते हैं। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि लोगों का कहना है भोजन का चुनाव स्वाद से नहीं बल्कि कीमत देखकर किया जा रहा है। सुनने में अजीब लगता है ना? एक विकसित देश में लोग भारी भरकम एनर्जी बिल्स के डर से कड़कड़ाती ठंड में हीटर तक चलाने से बच रहे हैं। ये कोई छोटी मोटी मंदी नहीं है। जब बुनियादी जरूरतें ही एक बड़ा संघर्ष बन जाए तो समझ लीजिए कि सिस्टम पर दबाव कितना ज्यादा है। और इस आग में घी का काम कर रहा है वहां का हाउसिंग मार्केट। प्रमुख शहरों में रेंट रातों रात 30 से 50% तक उछल गया है। मिडिल क्लास के लिए अपना घर खरीदना तो छोड़िए, अब वो एक सपना सा बन गया है। इसका नतीजा क्या हुआ? लोग उन शहरों से बाहर धकेले जा रहे हैं जहां वो काम करते हैं। डेली कम्यूट यानी रोज का आना जाना अब 90 मिनट या उससे भी ज्यादा लंबा हो गया है। ये रोज की भागदौड़ सिर्फ शरीर को ही नहीं थका रही, बल्कि एक ऐसा मेंटल प्रेशर बना रही है जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहा है कि क्या सच में यहाँ रहना वर्थ है। बात सिर्फ पैसों या महंगे घरों की होती तो शायद लोग बर्दाश्त कर लेते, लेकिन यह सिस्टम फेलियर और भी गहरा है। लगातार बढ़ता क्राइम रेट और लड़खड़ाता हुआ नेशनल हेल्थ सर्विस यानी NHS। देखिए, किसी भी देश का हेल्थ केयर सिस्टम उसकी बैकबोन होता है, और एक वक्त था जब यूके का NHS पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल था। लेकिन आज के वक्त में वहां की स्वास्थ्य सेवाओं पर जो भारी दबाव है वो इस बात का पक्का सबूत है कि सिस्टम हर मोर्चे पर जवाब दे रहा है। हेल्थ केयर के अंदर का मानवीय संकट तो और भी डराने वाला है। भयंकर स्टाफ शॉर्टेज है और डॉक्टर्स साफ कह रहे हैं कि उन्हें अंडर वैल्यूड फील हो रहा है। मरीजों की वेटिंग लिस्ट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। जो लोग इस पूरे सिस्टम की सबसे मजबूत नींव हैं, जब वही थक हार कर बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगें तो ये पूरे ढांचे के चरमराने का एक बहुत बड़ा अलार्म है। तो अब देखते हैं ए टाइमलाइन ऑफ इंस्टेबिलिटी, यानी इस पूरी अस्थिरता की क्रोनोलॉजी। अगर हम पिछले कुछ सालों का घटनाक्रम देखें तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। 2019 में ब्रेक्जिट पूरा करने का वादा, 2020 में यूरोपियन यूनियन से ऑफिशियल एग्जिट जिसने रातों रात पूरे ट्रेड सिस्टम को बदल कर रख दिया, और फिर पैंडेमिक, इकोनॉमी को जोरदार झटका लगा और खर्चे आसमान छूने लगे। अब 2024 में ग्रोथ को वापस पटरी पर लाने की उम्मीद के साथ नया चुनाव। पिछले 5 सालों में ये जो बैक टू बैक बड़े झटके लगे हैं, इन्होंने बिजनेस और आम इंसान दोनों के कॉन्फिडेंस को पूरी तरह से डगमगा कर रख दिया है। और इसमें सबसे बड़ी विडंबना देखिए, सिस्टम को सुधारने के लिए बड़े बड़े वादे तो किए जा रहे हैं, लेकिन जिन स्किल्ड वर्कर्स की इस सिस्टम को ठीक करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी थी वही तो इसे छोड़कर जा रहे हैं। बिना एक मजबूत और स्किल्ड वर्कफोर्स के आप इकोनॉमी या हेल्थ केयर को सुधारेंगे कैसे? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो यहां से हम आते हैं अपने अगले सेक्शन पर, द ग्लोबल टैलेंट शिफ्ट। अब जब टैलेंट यूके से बाहर निकल रहा है तो एक बहुत ही क्रिटिकल सवाल पैदा होता है, आखिर ये सारा टैलेंट जा कहाँ रहा है? जाहिर सी बात है, दुनिया के कुछ देश तो इस सिचुएशन का पूरा फायदा उठा ही रहे होंगे।
और वो देश हैं कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी। ये देश बहुत ही स्मार्ट तरीके से इस टैलेंट को अपनी ओर खींच रहे हैं। कैसे? क्लियर पीआर पॉलिसीज, स्टेबल जॉब मार्केट और बेहतर वर्क लाइफ बैलेंस देकर। इन्होंने ये बात बहुत अच्छे से समझ ली है कि आज के प्रोफेशनल्स को सिर्फ मोटी सैलरी नहीं चाहिए, उन्हें एक प्रेडिक्टेबल और सेफ फ्यूचर भी चाहिए। जहां यूके में अनिश्चितता का माहौल है, वहीं ये देश लंबी अवधि के सेटलमेंट ऑप्शंस देकर बाजी मार रहे हैं। अगर हम खास तौर पर भारतीय टैलेंट की बात करें तो उनके यूके से दूरी बनाने के कारण बिल्कुल साफ हैं। रहने का बेतहाशा खर्च, जॉब मार्केट की गहरी अनिश्चितता और ऊपर से लगातार सख्त होते वीज़ा नियम। पहले लोग बिना सोचे समझे यूके को अपनी फर्स्ट चॉइस मान लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। और ये बदलाव कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स हमेशा से यूके वर्कफोर्स की जान रहे हैं। ये शिफ्ट यूके के लिए कितना बड़ा खतरा है, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाइए कि भारतीय प्रोफेशनल्स वहाँ के हेल्थ केयर, आईटी और फाइनेंस जैसे क्रिटिकल सेक्टर्स की रीढ़ की हड्डी हैं। अगर टैलेंट का ये रास्ता इसी तरह दूसरे देशों की तरफ मुड़ता रहा तो ये यूके के बुनियादी ढांचे के लिए एक इतना बड़ा और लॉन्ग टर्म रिस्क बन जाएगा जिसकी भरपाई करना शायद उनके लिए नामुमकिन हो जाए। और अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे अहम और गंभीर हिस्से पर, द डेमोग्राफिक ट्रैप। ये आंकड़े जरा ध्यान से देखिए। आज की तारीख में यूके की 19% आबादी 65 साल से ऊपर की है, लेकिन 2040 का प्रोजेक्शन देखिए, ये नंबर 24% को पार कर जाएगा। एक तेजी से बूढ़ी होती आबादी का सीधा मतलब है पेंशन, हेल्थ केयर और पब्लिक स्पेंडिंग पर एक ऐसा भयंकर दबाव जिसे मौजूदा सिस्टम के लिए झेल पाना एक तरह से असंभव ही होगा। और इस डेमोग्राफिक क्राइसिस के बीच नेट माइग्रेशन का नंबर गिरकर 2,40,000 पर आ गया है। अब आप सोचेंगे कि इसमें क्या बुराई है? बुराई यह है कि यूके की अपनी वर्किंग आबादी उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही है और उनका पॉपुलेशन ग्रोथ लगभग पूरी तरह से इमिग्रेशन पर ही टिका है। ऐसे में अगर बाहर से काम करने वाले लोग कम आएंगे तो इसका सीधा असर उनकी इकॉनमी की रफ्तार पर पड़ेगा। यहां हमें एक और बड़ा विरोधाभास दिखता है। 2025 के लिए बेरोजगारी दर 4% रहने का अनुमान है। सुनने में लगता है कि अरे वाह, सब कुछ ठीक तो है, लेकिन इसके पीछे की कड़वी सच्चाई कुछ और है। G7 देशों में सबसे कम वर्कर प्रोडक्टिविटी यूके की है। यानी टेक्निकली लोग काम तो कर रहे हैं, लेकिन सैलरी नहीं बढ़ रही और आउटपुट इतना कम है कि पूरी अर्थव्यवस्था का चक्का जाम हो गया है। और इसका सीधा नतीजा हम देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन, हॉस्पिटैलिटी और हेल्थ केयर जैसे सेक्टर्स में, जहां स्किल्ड लोगों की भारी कमी हो गई है। लो पेइंग जॉब्स तो खाली ही पड़ी हैं। ये जो पूरा असंतुलन है ना, ये किसी भी देश की लॉन्ग टर्म कॉम्पिटिटिवनेस को धीरे धीरे खत्म कर देता है और समग्र आर्थिक विकास को पूरी तरह जकड़ लेता है। लेकिन इन सब आंकड़ों, ग्राफ्स और रिपोर्ट्स के परे जो अल्टीमेट डेंजर है, वो है अपने ही देशवासियों का अपने भविष्य पर से विश्वास उठ जाना। देखिए, जब किसी देश की जनता का सिस्टम पर से भरोसा टूट जाता है तो स्ट्रक्चरल दूरियां और गहरी हो जाती हैं। और अगर हम इतिहास के पन्ने पलटकर देखें तो यही वो पॉइंट होता है जहां से कोई भी बड़ा राष्ट्र धीरे धीरे अपनी चमक और अपना ग्लोबल पावर स्टेटस खोना शुरू कर देता है। तो अंत में हमारा ये विश्लेषण एक बहुत ही गहरे सवाल पर आकर रुकता है। क्या एक इतना आधुनिक और समृद्ध राष्ट्र इस डेमोग्राफिक और इकोनॉमिक संकट से खुद को बाहर निकाल पाएगा? क्या नई नीतियां इस गहरे स्ट्रक्चरल डैमेज को रिवर्स कर पाएंगी? या फिर ये सचमुच एक ऐसे ग्लोबल डिक्लाइन की शुरुआत है जिससे अब टाला नहीं जा सकता? ये वो सवाल हैं जो आने वाले दशकों में यूके और दुनिया की दिशा तय करेंगे। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार ऐसे ही किसी अहम विषय के गहरे विश्लेषण के साथ फिर मिलेंगे।